वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। क्या हो जब पत्नी झूठा केस फाइल कर दे आपके खिलाफ 498 में, या सपोज करो कि पत्नी अगर जो है पति को हैरेस करना चाहती हो, पति को टॉर्चर करना चाहती हो, पति के ऊपर झूठे केसेस फाइल करना चाहती हो, या पति के घर वालों के खिलाफ झूठे केसेस फाइल करना चाहती हो और वो कर दे 498 में, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, कैसे जो है इस केस को खत्म किया जा सकता है, इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। बहुत ही आसान से शब्दों में समझेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट में एक जजमेंट भी आया है, इस जजमेंट को भी समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये जजमेंट। बेसिकली हस्बैंड को और हस्बैंड के रिलेटिव्स के लिए एक वरदान है। तो इस जजमेंट को भी समझेंगे। इस जजमेंट में क्या हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में बताया कि किस तरह से इन फेक केसेस को, जो एक तरीके से बेसिकली पत्नी द्वारा काउंटर ब्लास्ट होता है, पति को परेशान करने के लिए, पति को हैरेस करने के लिए, पति पर झूठे मुकदमे फाइल करने के लिए, जो ये पत्नी का काउंटर ब्लास्ट होता है, इसको हम कैसे जो है क्रैश करवा सकते हैं, कैसे खत्म करवा सकते हैं, इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि अगर सपोज करो कि पति ने पत्नी से डाइवोर्स ले लिया है वैलिड ग्राउंड पर, क्रुएलिटी प्रूव करके या किसी भी ऐसे ग्राउंड को प्रूव करके पत्नी से डाइवोर्स ले लिया है, तो फिर इसके बाद पत्नी बेसिकली क्या करती है, वो पति के खिलाफ या पति के घर वालों के खिलाफ 498 डे का मुकदमा दर्ज करवाती है। डाउरी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। सो बेसिकली जब इस तरह से पत्नी मुकदमा दर्ज करती है, तो इस सिचुएशन में पति क्या कर सकता है, इसको आपको समझना है। देखो, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया। जजमेंट का नाम है पीवी कृष्ण भट्टा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली क्या हुआ था, जब आप इस पूरे केस को समझ जाएंगे ना, तब आपको बेसिकली समझ में आएगा कि किस तरह से इस तरह के फॉल्स केसेस को क्वैश करवाया जा सकता है। पहले समझते हैं कि इस केस में बेसिकली हुआ क्या था। 2019 में पति और पत्नी आपस में शादी करते हैं। कुछ समय तक जो है सिचुएशन ठीक रहती है, लेकिन 2 साल या 3 साल के बाद दोनों में मनमुटाव पैदा हो जाता है। इसके बाद जो पति है, वो पत्नी के खिलाफ एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है क्रुएलिटी के आधार पर, जिसको प्रिंसिपल जज की कोर्ट अलाउ कर देती है, जिसमें प्रूव हो जाता है कि पत्नी ने क्रुएलिटी की है और जो है डाइवोर्स ग्रांट कर देती है पति के फेवर में। जब डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है, तो इसके बाद पत्नी पति के अगेंस्ट और पति के घर वालों के अगेंस्ट, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज करवाती है। उसमें स्पेसिफिकली 498 का सेक्शन होता है, कुछ एससी एसटी एक्ट के भी सेक्शंस होते हैं, कुछ डाउरी एक्ट के भी सेक्शंस होते हैं। सो बेसिकली इस तरह से एफआईआर दर्ज हो जाता है पति के खिलाफ और पति के घर वालों के खिलाफ। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो फिर पति और पति के घर वाले, जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, वो पहुंचते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट में वो एक क्वेश्चन की पिटीशन फाइल करते हैं। अब कर्नाटका हाई कोर्ट यहाँ पर कुछ सेक्शंस तो ड्रॉप कर देता है, जैसे कि एससी एसटी एक्ट के जो सेक्शंस थे वो ड्रॉप हो जाते हैं, और आईपीसी में 498 ए को छोड़कर जो बाकी सेक्शंस होते हैं, हाई कोर्ट उन सभी को ड्रॉप कर देता है। लेकिन हाई कोर्ट सेक्शन 498 ए और जो डाउरी एक्ट के सेक्शंस थे, उनको ड्रॉप करने से मना कर देता है। फिर इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल करते हैं। इस एसएलपी में बेसिकली इनका कहना होता है कि जो एलिगेशंस हमारे खिलाफ लगे हैं, वो सभी जनरल नेचर के हैं, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एविडेंसेस मिले हैं, उससे भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि हमने कोई स्पेसिफिकली ऑफेंस किया है। सो बेसिकली इसके आधार पर वो एसएलपी फाइल करते हैं। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस को डिटेल में देखता है। अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होता है, इसको समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, जब कोई 498 का केस फाइल होता है, या डाउरी एक्ट के सेक्शन में कोई भी जब केस फाइल होता है, तो उसमें बेसिकली हमको क्या देखना है, क्या चीजें हमको बेसिकली ऑब्जर्व करनी है, ताकि हम पति या पति के जितने भी रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ हम केस को आगे बढ़ा सके। अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होता है, इसको समझना जरूरी है। चलिए हम इसको समझते हैं। पीवी कृष्ण भट्ट एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। अगर आप इन तीनों बातों को समझ लोगे, तो आपके केस में भी इसका फायदा मिलेगा। 3 बातें क्या है, सबसे पहले समझो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जो भी कंप्लेंट फाइल की गई है, उसमें जो एलिगेशन है, क्या वो जनरल नेचर का है, इस पर आप ध्यान दो। अगर कंप्लेंट में जो भी एलिगेशंस लगे हैं, सब वो जनरल नेचर के हैं। जनरल नेचर का क्या मतलब हुआ, प्लेन लैंग्वेज में सिर्फ आरोप लगा दिया गया, मेरे साथ क्रुएलिटी हुई, मुझको परेशान किया गया, मुझको टॉर्चर किया गया,
मेरे साथ गलत काम हुआ, दहेज लाने के लिए कहा गया। तो ये सब क्या है? ये सब आप प्लेन लैंग्वेज में सिर्फ़ जो है बता रहे हो। किसने आपको टॉर्चर किया? किसने परेशान किया आपको? कहाँ पर किया था? किस तरह से किया था? क्या ऐसी चीज़ें थी जिससे आप जो है मेंटली हैरेस हुए? किस तरह से आप परेशान किए गए? क्या दहेज माँगा गया? किस तरह से आपसे दहेज माँगा गया? कब दहेज माँगा गया? किसने दहेज माँगा? ये सब चीज़ें आपने नहीं बताई हैं। आपने सिर्फ़ क्या किया, सामान्य तरीके से बता दिया कि भई मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है, मेरे साथ ऑफ़ेंस हुआ है। तो ये देखो सस्टेनेबल नहीं है। पहली चीज़ आपको ये समझना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में यही कहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई देखो, स्पेसिफिक एलिगेशन का होना ज़रूरी है। ये दूसरी चीज़ थी। स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब क्या हुआ? जब आप कह रहे हो कि आपके साथ क्रुएल्टी हुई है, आपको टॉर्चर किया गया है, हैरेस किया गया है, परेशान किया गया है, तो भाई किस व्यक्ति ने किया है? आप उसके बारे में डिटेल तो बताओ। किस चीज़ को लेकर आपके साथ क्रुएल्टी हुई? कौन-सा वो समय था जब आपके साथ क्रुएल्टी हुई? जब आपसे दहेज माँगा गया था, तो दहेज में क्या माँगा गया था? किसने आपसे दहेज माँगा था? क्या माँगा था आपसे दहेज में? क्रुएल्टी किस तरह से हुई थी? मार-पिटाई अगर आपसे हुई थी, तो किस तरह से आपको मारा-पीटा गया? किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया आपको पीटने के लिए? उस समय आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी या नहीं की थी? तो ये बेसिकली जो है स्पेसिफिक एलिगेशन होता है कि भाई इस समय मेरे साथ पिटाई हुई थी, इस समय मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ था, इस समय मेरे साथ क्रुएल्टी हुई थी, इस व्यक्ति ने किया था, इस जगह पर किया था और इस जगह जो है मैंने ये एक्शन उसके अगेंस्ट लिया भी था। तो इस तरह से आपको स्पेसिफिकली सैटिस्फाई करना पड़ेगा। जब आप सैटिस्फाई करेंगे तभी जो है कोर्ट इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगी कि अभी हाँ, आपके साथ क्रुएल्टी हुई है। अदरवाइज़ आप जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं, सभी को बेसलेस माना जाएगा। फेक एलिगेशन है, वेग एलिगेशन माना जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मान लो कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर किया और कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया, तो क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कोई ऐसी चीज़ मिली, क्या कोई ऐसा एविडेंस मिला जिससे ये शो हो कि ऑफेंस हुआ है? प्राइमा फेसाई ये लग रहा है इस एविडेंस के माध्यम से कि ऑफेंस हुआ है, क्रुएल्टी हुई है, आपके साथ जो है हैरेसमेंट हुआ है, आपसे डाउरी माँगी गई है। उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ न कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए, कुछ न कुछ एविडेंस तो मिलना चाहिए। अगर एविडेंसेस भी नहीं है जो ये शो करे कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस हुआ है, तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी केस जो है सस्टेनेबल नहीं होगा। इनिशियल स्टेज पे ही फिर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो उस केस में जो है एक्यूज्ड जितने भी एक्यूज्ड हैं उन सभी को डिस्चार्ज कर दे और उसमें अपना कॉग्निजेंस ना ले। लेकिन अगर सपोज करो कि मजिस्ट्रेट ने अपना कॉग्निजेंस ले लिया है, तो फिर इसके बाद एक्यूज्ड जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, जिसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है, वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट में जाकर उस कंप्लेंट को और उस पूरी प्रोसीडिंग को, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करवा सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 482 में ये प्रोविजन है हाई कोर्ट के पास। अब नए कानून में जिसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके सेक्शन 582 में ये प्रोविजन है कि कोर्ट जो है हाई कोर्ट उस पूरे प्रोसीडिंग को, उस एफआईआर को क्वैश कर सकता है। अगर इन तीनों ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट सैटिस्फाई होती है कि भाई जो कंप्लेंट की गई है वो जनरल नेचर की है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये शो होता हो कि ऑफेंस हुआ है, तो हाई कोर्ट जो है बेसिकली इसको क्वैश कर सकती है। लेकिन इस केस में बेसिकली हाई कोर्ट ने इसको क्वैश नहीं किया। इसीलिए एसएलपी के माध्यम से इन सभी को पहुंचना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन में जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही वो मैंने आपको बता दी हैं। 3 चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि क्या कोई स्पेसिफिक एलिगेशन लगा है, ये देखना ज़रूरी है। अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा है, सिर्फ़ जनरल जो है कंप्लेंट की गई है, जनरल एलिगेशंस लगे हैं, ये देखना है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो फिर जो है उस केस को रद्द किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस पर्टिकुलर केस को रद्द कर दिया। आपको भी अब बेसिकली समझ में आ गया होगा कि अगर आपके केस में भी ऐसी सिचुएशन है, अगर वाइफ ने कोई कंप्लेंट की है फादर इन लॉ के अगेंस्ट, मदर इन लॉ के अगेंस्ट या हस्बैंड के अगेंस्ट ही अगर की है, तो उस कंप्लेंट में अगर कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया है जो स्पेसिफिक हो, सिर्फ जनरल नेचर का अगर एलिगेशन लगाया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं मिला है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव जिसके खिलाफ
एफआईआर दर्ज हुआ है वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है और उस प्रोसीडिंग को, उस एफआईआर को क्वैश करवा सकता है। ज़्यादातर केसेस में ये भी देखा जाता है, जैसा कि इस केस में भी था, कि जो वाइफ़ है वो पति को हैरेस करने के लिए, पति को परेशान करने के लिए, पति के घरवालों को परेशान करने के लिए झूठा केस फाइल कर देती है। तो इस सिचुएशन में भी एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।